चलिए तो आज शुरुआत करते हैं हम लेक्चर नंबर 6 की। इसके पहले के लेक्चर सारे देख लिए आप लोगों ने? नहीं देखे तो देख लेना। पिछले कुछ लेक्चर से तो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के बारे में जाना, और उसके पहले हम वर्क को समझ रहे थे कि वर्क समझोगे तो काइनेटिक एनर्जी को समझोगे, और अगर वर्क समझ चुके हो तो पोटेंशियल एनर्जी भी समझ जाओगे। तो सर आज क्या करने वाले हैं? आज के लेक्चर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो हाईलाइट है, वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को अच्छी तरीके से समझना। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे 11th क्लास में GPE, मैं इसको शॉर्ट में कहता हूँ GPE, ये समझना तो चाहते हैं, लेकिन उनको सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि सर इसमें ये PE क्या होता है। तो सबसे पहले आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स हैं जो डे टू डे लाइफ में हमारे साथ होते हैं। उन एग्जाम्पल्स के ज़रिए सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी को हम समझेंगे। जब आप पोटेंशियल एनर्जी समझ जाओगे ना, तो इस जी को भी समझ जाओगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। ओके, एंड हियर वी गो। देखिए, अभी तक सिंपल जो 9th और 10th में हम पढ़ते आए कि भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो हम कहते थे कि सर अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन पे रखी हुई है, उसको अगर उठा के एक सर्टन हाइट तक हम ले जाते हैं, तो उसमें एक पोटेंशियल आ जाता है। हुँ? काम करने का पोटेंशियल आ जाता है। तो अगर ऑब्जेक्ट का मास m है, तो अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को h हाइट तक उठा करके यहाँ पर मैंने रख दिया, पहले वो यहाँ पे रखा हुआ था, तब उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी ऑटोमेटिकली mgh। अब इस रिजल्ट तक डायरेक्टली पहुंचना सही नहीं है, मेरे ख्याल में थोड़ी सी बात करेंगे। जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं बेटा, तो वहां पर एक बॉडी की भी आप बात कर सकते हैं, या पूरे के पूरे एक सिस्टम की बात कर सकते हैं। जो ब्रॉडर डेफिनेशन है ना पोटेंशियल एनर्जी का, उसमें सिस्टम की बात करें तो ज़्यादा बेहतर है, समझ में आएगा सारी चीज़ें। बिल्कुल आपको डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए मैं आपको स्क्रीन में करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले डेफिनेशन को पढ़ा जाए, और मेरे साथ में आप सभी के सभी पढ़ो। ठीक है, मैं चाहता हूँ आपके दिमाग में बिल्कुल डेफिनेशन चिपक जाए। ओके, और हो सके तो पॉज करके 2 बार डेफिनेशन और पढ़ लेना। जब हम दूसरी और तीसरी बार पढ़ते हैं ना, तो कुछ सीक्रेट्स जो होते हैं ना, जो बच जाते हैं, वो भी दिमाग में क्लिक कर जाते हैं, बल्ब जल जाता है। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी और अ सिस्टम। किसी भी बॉडी या सिस्टम, सिस्टम मतलब बहुत सारे बॉडीज हैं, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन। अच्छा सर, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन लिखा है, ये बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन पढ़े थे सर इसके पहले हम। तो वो कौन सी एनर्जी थी? तो सर वहां पे थी काइनेटिक एनर्जी। आज देख रहे हैं ऑब्जेक्ट के पोजीशन के कारण उसमें एनर्जी आ जाती है, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ पर कुछ नए नए शब्द हैं जो 10th से 11th में आपको देखने मिलेंगे। 10th में तो नहीं देखने मिला, 11th में देखने मिलेगा। एक तो है सिस्टम, और दूसरा है इन अ फील्ड ऑफ फोर्स। सर ये क्या चीज़ है, ये क्या बवाल है? कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसका जो अरेंजमेंट है बॉडीज का। ठीक है सर, ये तो कुछ नई चीज़ हो गई, फील्ड ऑफ फोर्स। हमने फोर्स के बारे में जाना है, लेकिन फोर्स का एक फील्ड, एक क्षेत्र, ये इसके बारे में तो हमने कभी नहीं जाना। समझते हैं, एक काम करें, जो हमने अभी तक सीखा है एक डेमो देकर दिखाता हूँ आपको ज़रा। हम अर्थ में, अर्थ के चारों तरफ आप जो देख रहे हो ना, ये अर्थ का एक कक्ष है। ठीक है, तो अर्थ अपने आप में क्या है? एक मास है सर, मैसिव ऑब्जेक्ट है। मैसिव ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन मास है। मास को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, या फिर आप ऐसा कह लो kg से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके इर्द गिर्द ये जो स्पेस होता है बच्चों, इस स्पेस में आप अर्थ के ग्रेविटी को महसूस कर सकते हो। बिल्कुल सही सर, किसी भी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो वो गिर करके नीचे आ जाएगी। बिल्कुल, क्यों नीचे आ रही है? क्योंकि उस पर एक फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा है? तो सर ये ग्रेविटी उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स उसको पुल करके धरती के सतह पे ले आता है। अगर मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है जी, यहाँ पे कहीं हूँ, तो वो पुल करके मेरे को यहाँ पर ले आएगा। अगर मैं यहाँ पे कहीं हूँ, ठीक है, तो वो पुल करके मुझे इस सतह पे ले आएगा। ये होता है कहानी, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी जो है अपना एक फील्ड बना लेता है अपने इर्द गिर्द। अब डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कितने दूर है। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है अर्थ से कितने दूर है, कितने दूर है या कितने पास है, उस हिसाब से डिसाइड होता है कि उस पर कितना फोर्स लगेगा। एनीवेज, अभी ये सब चीज़ का टेंशन मत लो। एक काम करते हैं, हम जरा इसमें जूम करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। सर एक काम करते हैं, पहले ना एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ये है बच्चों ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखिए। ठीक है सर, ये ऑब्जेक्ट है, और सर इसका मास है m। दिख रहा है? वाइट कलर चलेगा ना? अच्छा, इसको आप यहां से ऐसा ऐसा समझो इसको। आप इस ऑब्जेक्ट को इस वाले पोजीशन से, मैं कह सकता हूं ये पोजीशन जो है पोजीशन 1 है,
पोजीशन 1 से मैं अब इस ऑब्जेक्ट को ले करके जाता हूँ पोजीशन 2 पर। ये जो लाल वाला ऑब्जेक्ट है बिल्कुल वो अब यहाँ पर विराजमान हो गया। खैर विराजमान तो नहीं हुआ, उसको हम ले आए। तो जब हम उसको यहाँ से पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पर लेकर जा रहे थे, कौन कौन सी बाधाएं जो है वो हमने झेली, ज़रा मुझे बताइए। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक ले करके जाओगे, कौन आपको रोकेगा? तो आपका उत्तर होना चाहिए सर ग्रेविटी हमें रोकेगा। कौन रोकेगा? ग्रेविटी। लिख लेते हैं इसको, ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी आपको रोकेगा। तो आपको कैसा करना पड़ेगा? आपको काम करना पड़ेगा अगेंस्ट ग्रेविटी। यू हैव टू वर्क अगेंस्ट, पूरा नहीं लिख सकता नहीं तो समझ आएगा, अगेंस्ट ग्रेविटी। जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करके उसको इस दिशा में ले करके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, और उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? उसी एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये हमने सीखा हुआ है अभी तक 9th और 10th में, तो इतना ही बताया गया। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, उठा करके ऊपर लेके जाइए। ठीक है, ऊपर लेके जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। किसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं? यहाँ पर फोर्स ऑफ, फील्ड ऑफ फोर्स के कारण अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। ये जो फील्ड ऑफ फोर्स है ये कौन सी फील्ड है? तो बच्चों ये है ग्रेविटेशनल फील्ड। एक और ट्रेलर दे देता हूं मैं। जब आप 12वीं कक्षा में जाएंगे तो वहां पे आपका सामना मासेस के साथ कम होगा और चार्जेस के साथ ज्यादा होगा। मतलब जो भी बॉडीज रहती हैं, ठीक है, तो उसके साथ एक मास आप एसोसिएट कर सकते हो, लेकिन साथ में उसमें कोई चार्ज भी हो सकता है। हो सकता है वो बॉडी न्यूट्रल हो सकता है उसमें पॉजिटिव चार्ज हो सकता है उसमें नेगेटिव चार्ज हो। तो चार्जेस के कारण भी फोर्सेस लगते हैं। जैसे यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड्स हैं, ठीक है, ये अर्थ तो बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट है ना। एज अ बॉडी, अगर मैं खुद एक बॉडी हूं तो मैं भी कुछ ना कुछ अपने इर्द गिर्द एक ग्रेविटेशनल फील्ड बना सकता हूं। मैं अपने सामने ये जो पेन रखा है इसको अट्रैक्ट कर सकता हूं। फोर्स तो लग रहा है लेकिन बट दैट फोर्स इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, बट अर्थ एक बहुत बड़ा मास है। अच्छा, तो अर्थ भी क्या किसी से इन्फ्लुएंस हो सकता है? बिल्कुल, अर्थ भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। सर किससे इन्फ्लुएंस हो सकता है? तो ये देखो, अर्थ यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो जाएगा किससे? यहाँ पर देखिए कोई भाई साहब बैठे हुए हैं, कौन है ये? तो सर अर्थ तो सन से इन्फ्लुएंस हो सकता है। बिल्कुल, अर्थ के कंपैरिजन में सन को देखिए आप, मैसिव, बहुत बड़ा मैसिव ऑब्जेक्ट है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा ग्रेविटेशन। बात समझ में आया? तो हम तो फिलहाल पिछले स्लाइड में हम देख रहे थे कि भाई एक सिंगल ऑब्जेक्ट है और उस सिंगल ऑब्जेक्ट को हमने एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे हम उसको ले करके गए। लेकिन तो यहां पर तो एक सिंगल बॉडी की हमने बात की। वो बॉडी कौन सी है? ये है वो बॉडी। इस बॉडी को हम लोगों ने अर्थ के सरफेस से उठा करके दूसरे जगह पे एक सर्टेन हाइट तक हम लेकर के गए। लेकिन जब हम ओरिजिनल में ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, ग्रेविटेशन के चैप्टर में आपको सिखाएंगे, तो वहां पे आप देखेंगे सिस्टम रहेगा, मतलब बहुत सारी बॉडीज रहेंगी और वो सारे के सारे एक दूसरे पर फोर्सेस लगाते हैं। कौन से फोर्सेस लगाते हैं सर? ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगाते हैं। ठीक है, और वो F क्या होता है? तो सर वो होता है Gm1m2/r²। अब ये क्या नई चीज है सर? तो बच्चों इसके बारे में आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में ही पढ़ाएंगे। बस आप इतना समझ जाइए कि जितनी भी वस्तुएं हैं इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, वह सारी की सारी एक दूसरे पर फोर्स लगा रही। ये अर्थ का वीनस के साथ इंटरेक्शन, अर्थ का मर्क्यूरी के साथ, अर्थ का मार्स के साथ इंटरेक्शन। अभी तो फिलहाल हम अर्थ पे फोकस कर रहे हैं। जो एस्ट्रॉइड्स है ना, उनके साथ भी कुछ इंटरेक्शन है। ये म्यूचुअल फोर्सेस होते हैं। तू जितना लगाएगा मैं भी उतना ही लगाऊंगा। बात समझ में आया? अर्थ का हो सकता है सैटर्न के साथ भी कोई इंटरेक्शन हो। ठीक, ये इसको आप अर्थ सैटर्न वाला म्यूचुअल फोर्स बोल सकते हो। कौन सा म्यूचुअल फोर्स? म्यूचुअल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो अर्थ का इंटरेक्शन हो सकता है सर जुपिटर के साथ भी हो, बिल्कुल हो सकता है। तो FEJ लिख सकता हूं मैं। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा एक माया जाल बनता है। ठीक है, अगर आप समय को फ्रीज कर दो, टाइम को फ्रीज कर दो, तो आप ये पाओगे ये पूरा का पूरा ये जो है बड़े बड़े बॉडीज जो लगे हुए हैं, उनके मासेस हैं, ये बनाते हैं अपने आप में एक सिस्टम। और ये जो सिस्टम है ना, इनका होता है एक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी बात को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? फिर से एक साथ हम सब के सब डेफिनेशन को फिर से पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी में। ठीक है, और अ सिस्टम, बहुत सारा सिस्टम। किसी भी बॉडी में अगर मैं बात करूं तो मैं सिंपल इस बॉडी की बात कर सकता हूं। अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो मैं इन बहुत सारे मासेस के बारे में बात कर सकता हूं, प्लैनेट्स के मासेस के बारे में। बाय वर्च्यू इन अ पोजीशन ऑफ फील्ड ऑफ फोर्स, तो सर यहाँ पे भी फील्ड ऑफ फोर्स है। किसका फील्ड है? ग्रेविटेशनल फील्ड। और बाय इट्स कॉन्फिगरेशन, देखिए यहाँ पर सारे के सारे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे। ठीक है, हालांकि वो सारे के सारे किसका
किसी किसकी परिक्रमा कर रहे हैं, तो सर वो सन की परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा मतलब ज़्यादा शुद्ध हो गया, ऑर्बिटिंग कर रहे हैं। समझ गए इतना? ठीक है सर, ये सब तो समझ गए हम, कहीं ना कहीं इन सब के बारे में जानते थे। बस आज ये पता लगा कि हर एक ऑब्जेक्ट अपने इर्द गिर्द जो स्पेस है वहाँ पर एक फील्ड बनाता है। ठीक है, उस फील्ड के जरिए वो दूसरे ऑब्जेक्ट से बातें कर सकता है। जैसे होता है ना, जैसे हमको फ़ोन लगाना है, कहीं और फ़ोन लगाना है, दूसरे शहर में फ़ोन लगाना है, तो आप कॉलर हो और जो रिसीवर है उनके बीच में कौन है? तो आप बोलोगे सर टेलीकॉम कंपनी है। बिल्कुल है, टेलीकॉम कंपनी। तो वो क्या दे रहा है? बाहर जो वातावरण है उसमें कुछ ना कुछ तो आपको जुगाड़ दे रहा है ना। ठीक है, वो क्या है? रेडिएशन है, जिसके ज़रिए आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से संपर्क हो पाता है। उसी प्रकार से धरती और मार्स एक दूसरे से किस प्रकार से बातें करती हैं? तो धरती और मार्स या फिर कोई भी प्लैनेट्स, लिटरली कोई भी प्लैनेट जिसके पास मास हो, तो वो एक दूसरे से ग्रेविटेशनल फील्ड के जरिए इंटरैक्ट करती है। मेरे ख्याल में इस बात में आप कोई भी डिबेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इंटरैक्ट करती हैं। कैसे इंटरैक्ट करती हैं? मतलब एक दूसरे पर लगाती हैं वो फोर्स। ठीक, अब फोर्स से कैसे पोटेंशियल एनर्जी का जन्म होता है, तो वो सब डेरिवेशन आखिरी में देखेंगे, चिंता मत करो। अभी फिलहाल के लिए इतना काफी। अब कुछ और एग्जांपल्स डे टू डे लाइफ के, वो आपको समझाते हैं। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल देखिए, बड़ा ही फनी एग्जांपल है। साथ में पढ़ेंगे। सपोज यू आर एट द टेरेस ऑफ अ बिल्डिंग। ठीक है, यू हैव पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर जरा देखिए स्पाइडरमैन को, कहां पे बैठा हुआ है? सर बिल्डिंग के टेरेस में बैठा हुआ है। ठीक है, इनफैक्ट न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ रहा है और उसी के दफ्तर के सामने बैठा हुआ है, सामने वाली बिल्डिंग में। तो स्पाइडरमैन जो है, स्पाइडरमैन में अभी फिलहाल अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई यहाँ पर इसके पास कौन सी एनर्जी है, तो सर स्पाइडरमैन जो है ना, उसके पास एक एनर्जी है, क्योंकि वो जमीन से काफी ऊपर है। उसके पास एक एनर्जी है जिसको कि हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, ये अलग बात है कि स्पाइडरमैन यहाँ से जंप लगा सकता है, जंप लगा कर के फिर वो वेबिंग को स्विच ऑन कर देगा और फिर वहां से लटक लटक के दूसरी जगह पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है जान को। लेकिन यहाँ पर स्पाइडरमैन जो है अपने सूट में नहीं है। वैसे ये कौन सा स्पाइडरमैन है बताना, पहचान पा रहे हो इसको? कौन सा स्पाइडरमैन? नाम बताना हीरो का। एनीवेज, यहाँ पर उसके पास वेबिंग नहीं है, तो वो कूदेगा तो गिर जाएगा। कहने का मतलब ये है, जोक्स अपार्ट, कहने का मतलब ये है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब धरती के रिस्पेक्ट में कुछ हाइट पे होती है, ठीक, उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक एनर्जी आ जाती है। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। मैं चाहता हूं बस इस बात को आप अच्छे से समझ जाओ। एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, विच इज हेल्ड अबव और हेल्ड एट अ सर्टेन हाइट with respect to the ground has or acquires some energy which we call as the potential energy। बस इस बात को आप अच्छे से समझ जाइए। ठीक है सर, ये समझ गए। और ये सर हथौड़ा वाला एग्जाम्पल क्या है? तो चलो हथौड़ा एग्जाम्पल को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ये उस स्लाइड में जाना पड़ेगा फिर से, 1 मिनट पेन चेंज कर लेता हूं मैं। हथौड़ा बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। हथौड़ा वाले एग्जाम्पल से मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी को समझाया था पिछले चैप्टर में, अगर नाम पता होगा तो बताना, जो वीडियोस देखें आप जानते होंगे। हथौड़ा को बहुत हल्का पकड़ो, ये ऐसा पकड़ो, मतलब ऐसा लिटरली ऐसा पकड़ो, और यहाँ पे खीला है, खीला समझते हो ना, नेल है, और ये ऐसा एकदम लूज पकड़ा है मैंने हाथ से, ये ऐसे गिरेगा। तो गिरेगा तो क्या होता है? तो जब आपने हथौड़े को रखा है यहाँ पर, सिर्फ इस पॉइंट पे ध्यान केंद्रित करें। ठीक, ये जमीन से काफी हाइट पर है। हाँ सर हाइट पे तो है, बिल्कुल, जरा ध्यान से देखिए एग्जाम्पल को, बड़ा ही रियलिस्टिक एग्जाम्पल है। हाँ सर, अब हथौड़े में क्या आ जाएगा? सर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। कितना होता है पोटेंशियल एनर्जी? mgh होता है सर, ये हम जानते हैं। अब डेरिवेशन वेरिएशन वीडियो के एंड में बात करेंगे उसकी। ठीक है सर, तो जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे ये कहाँ आएगा? नीचे आएगा। नीचे आएगा तो यहाँ पर क्या है? सर ये ना मोशन में आ गया। मोशन को इंडिकेट करने के लिए मैंने इस एरो का इस्तेमाल किया। मोशन में जब वो आ जाता है बच्चों, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से यहाँ पे जो पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी था, उसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी अब किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गया, क्योंकि ये मैंने रेफरेंस इसको माना है। ठीक है, मैंने इसको रेफरेंस माना है। बात समझ में आया? अब धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी बदलाव हो रहा है किसमें? काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पर पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया, और वो किस में कन्वर्ट हो गया? यहाँ पे पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो अभी कंजर्वेशन भी हम सीखेंगे। अल्टीमेटली इसका उद्देश्य ये है, आप जितने ज्यादा हाइट पर हथौड़ा को रखेंगे, ठीक, उतने अच्छे से ये नेल जो है अंदर के तरफ इस वुडन प्लैंक में चले जाएगा। इसको वैसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ड्राइविंग अ नेल इनसाइड अ वुडन प्लैंक, इनसाइड
अ वुडन प्लैंक। अब वुडन प्लैंक को बाय द वे हिंदी में क्या कहते हैं? इनसाइड अ वुडन प्लैंक। मैं बता देता हूँ आपको, हिंदी में इसको गुटका कहते हैं, लकड़ी का गुटका, कुछ और मत सोचना, वुडन प्लैंक। ठीक है, लकड़ी के छोटे से टुकड़े को गुटका भी कहते हैं। एनीवेज तो यहाँ पर एक फिजिक्स की बहुत बढ़िया फिजिकल क्वांटिटी काम में आ रही है, कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। मतलब किसी भी हाइट से अगर कोई गिरेगा तो भाई धीरे 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 उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और वो जमीन से जब टकराएगा तो बहुत भयंकर टाइप से कुछ होगा। अच्छा सर, ये एक, चलो ये तो समझ गए सर। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मतलब हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट पे है, अर्थ के रेफरेंस पे, पोटेंशियल एनर्जी। बहुत बढ़िया। MGH होता है, कैसे होता है नहीं पता हो तो वो भी बताएंगे, कि अब 11वीं कक्षा में हम पहुंच चुके हैं, तो थोड़ा सा वेक्टर के साथ मिर्च मसाला लगा करके मैं बताऊंगा। एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। सर ये क्या है? आप जानते हो ये क्या है? बताओ। मैं जरा जगह बदलता हूँ। सर ये है डैम। क्या है ये? डैम है। तो थोड़ा सा मस्त तरीके से लिखता हूँ यार मैं। अब ये जो है ना, जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है डैम। आ रहा है मेरा वाइट, DAM, डैम। क्या है? वाह। तो ये डैम है। क्या करता है डैम? सर ये जो भी नदी बह रही होती है, उसके वाटर का जो फ्लो है उसको हम लोग थोड़ा सा ब्लॉक करते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर हमने पानी को ब्लॉक करके रखा है। अब जैसे जैसे आप पानी को ब्लॉक करते जाओगे, धीरे धीरे वाटर का जो लेवल है यहाँ पर देखिए, इस साइड लेवल क्या है? बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वाटर है बच्चों, इस वाटर में कोई एनर्जी आ जाती है। तो वो एनर्जी कौन सी होती है? उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसके लिए काला पेन यूज करते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। किस में आ गया पोटेंशियल एनर्जी? सर वाटर में आ गया। बहुत बढ़िया, वाटर में पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब ये जो पानी है उसको हम लोग बड़े बड़े पाइप्स के थ्रू, बहुत मोटे मोटे पाइप्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े रेडियस के पाइप्स होते हैं, उन पाइप्स के थ्रू फ्लो करवाते हैं, नीचे लेकर के आते हैं, और यहाँ पर जमीन के अंदर, यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पे लिख सकूं, जरा मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पर स्टेशंस होते हैं नीचे। क्या होते हैं? स्टेशंस होते हैं। उन स्टेशंस के अंदर क्या होता है? सर एक इक्विपमेंट होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं? टरबाइन्स होते हैं। उन टरबाइन्स में क्या होते हैं? सर टरबाइन के अंदर ना ब्लेड होते हैं, और ये जो ब्लेड है, उस ब्लेड से जब हाई वेलोसिटी वाटर जब टकराता है तो टरबाइन के ब्लेड क्या करते हैं? सर ऐसा गोल गोल गोल, ऐसा बनाना नहीं चाहिए। ये जो ब्लेड है, मैं थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूँ, ऐसा ऐसा ऐसा। तो ये ब्लेड्स रोटेट करने लगते हैं। जैसे ही ये रोटेशन मिला, इस रोटेशनल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? इस रोटेशनल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये बात समझ में आई? किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इसको कन्वर्ट करने के लिए जिस यंत्र का हम लोग उपयोग करते हैं उसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटर। बात समझ में आई? तो अल्टीमेटली यहां पर क्या हो रहा है? वाटर के पास है सर पोटेंशियल एनर्जी। बहुत बढ़िया। कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। अगर हमको इंसानियत की मदद करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, एक रूप से दूसरे रूप में। तो हमने क्या किया? पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट किया किसमें? सर ये रोटेशनल एनर्जी। आप चाहो तो इसको मैकेनिकल एनर्जी भी बोल सकते हो, वैसे रोटेशनल बोलोगे तो ज्यादा सही लगता है, क्योंकि वो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। और उस रोटेशनल एनर्जी को फिर आपने कन्वर्ट किस रूप में किया? तो सर हमने उसको कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में। कैसा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसके जरिए? सर ऑल्टरनेटर के जरिए। तो यहां पर देखिए, आपको जो इक्विपमेंट लगा वो कौन सा था? टरबाइन। यहाँ पे जो इक्विपमेंट लगा वो कौन सा था? ऑल्टरनेटर। तो ये सारी की सारी कहानी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया मैंने। अल्टीमेटली उद्देश्य ये है, पानी को अगर ज्यादा हाइट तक हम रोक के रखते हैं तो भाई वो पानी बहुत हमारे काम आ सकता है। अब जैसे ये तो खाली बोतल है, ठीक है, जरा खाली बोतल अगर मैं इसको भर दूं और मैं यहां पे छेद कर दूं, छोटा सा होल कर दूं, तो पानी देखना बहुत दूर ऐसा करके निकलेगा। अगर मैं यहां कर दूं तो कम दूरी में ऐसा करके निकले। यहाँ पे पानी का ऐसा इस टाइप का मिलेगा। यहाँ पे अगर छेद कर देंगे तो ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी लेवल के ऊपर ज्यादा पानी, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा था। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम मिलेगा उसको। बात समझ में आई? कुछ इस प्रकार की कहानी होती है। ठीक है सर, ये भी सही है। 2 एग्जाम्पल हो गए। तीसरे पे आते हैं। तीसरा देखिए, पता नहीं कभी किसी घर को टूटते तोड़ते ये सब आपने देखा है कि नहीं? कई लोग तो बड़े बड़े हथौड़े लाके भी तोड़ते हैं, कॉलम में मारते हैं। फिर एक तरीका ये भी है, इसको भी जरा देखो। इसको हम कहते हैं डेमोलिशन मशीन। अब ये डेमोलिशन मशीन क्या है सर? ऐसा है बच्चों कि यहाँ पर एक लोहे की बॉल होती है, मतलब बहुत बड़ी बॉल होती है ना, उसके आमने सामने भी मत आना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इस बॉल को पहले तो वो बॉल इस वाले पोजीशन में रहती है, उसको हल्का सा खींच करके हम यहां तक लाते हैं।
जब हम यहाँ पर लाते हैं, अब उसको छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद वो देखिए उसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है सर, क्योंकि वो मोशन में आ गया तो उसमें आ गई काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आया? और ये काइनेटिक एनर्जी बहुत डैमेजिंग हो सकती है। ये जब इस स्ट्रक्चर के साथ टकराती है, घर के साथ टकराता है, तो वो धड़ाम, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर टूट जाता है। तो ये डेमोलिशन मशीन में भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट किसका लग रहा है? पोटेंशियल एनर्जी का लग रहा है। और किसका पोटेंशियल एनर्जी? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये जो आयरन बॉल आपको दिख रहा है, आयरन बॉल, अगर इसको एक सर्टन हाइट से छोड़, मतलब एक सर्टन हाइट पर ले जाया जाए तो ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी कैरी कर सकता है। अब क्योंकि आयरन बॉल का जो मास है, ठीक, आयरन की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है तो उसका मास काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो अब आप सोच के देखिए, अब जी तो है धरती के लिए सेम है, एच, जितना ज़्यादा हाइट, आप एच को जितना बढ़ा लो उतना अच्छा है। जनरली होता क्या है, मैंने देखा है कि जो कॉलम्स होते हैं ना, कॉलम समझते हो ना, जैसे वर्टिकल मेंबर्स होते हैं स्ट्रक्चर में, तो उन कॉलम्स को हिट किया जाता है इसके ज़रिए। ठीक है, अभी बीच में रिसेंटली एक केस हुआ था, मेरे ख्याल में नोएडा का था, ट्विन टावर का, तो वहाँ तो खैर एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करके पूरी बिल्डिंग को लोग धराशायी किए थे, वो भी डेमोलिशन था लेकिन एक्सप्लोजिव्स के ज़रिए किए थे। ये जो है थोड़ा सा ऐसा अप्रोच है, ये काफ़ी सालों तक यूज़ हुआ है। ठीक है, वो एक्सप्लोजिव्स वाले अप्रोच में भी जा सकते हो आप, लेकिन उसमें फिर मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी कैसे समझाऊंगा। ठीक है, वो जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है, उसमें खर्चा भी है, राइट। अल्टीमेटली हमें डेमोलिशन मशीन के ज़रिए अभी ये सीखा कि भाई इस आयरन बॉल को अगर थोड़ा सा स्विंग करके मैं पीछे लेकर के आऊँ, है ना, पीछे लेकर के आऊँ, तो इसमें ऑटोमेटिकली एक एनर्जी आ जाती है। वो कौन सी रहती है? पोटेंशियल एनर्जी। जब मैं छोड़ देता हूँ तो धीरे धीरे वो पोटेंशियल एनर्जी अपना रूप बदल लेती है काइनेटिक एनर्जी में, और जब वो उस काइनेटिक एनर्जी के साथ वो इस स्ट्रक्चर के साथ टकराती है तो उस स्ट्रक्चर को बहुत डैमेज वह कर सकती है। समझ गए इतना? बहुत बढ़िया, इतना समझ गए तो आगे भी सब समझ जाओगे। चलो अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा मुझे छोटा होना पड़ेगा। बहुत बढ़िया सर, ये क्या है समझते हैं अभी। ये ज़रा जूम करूं क्या मैं? इसको हम क्या कहते हैं सर? ये तो तीर है। रामायण देखी है कि नहीं तुमने? मैंने तो देखी है पूरी, शायद एक नहीं कितने बार देखी। इतना मज़ा आता था रामायण देखने में। उस ज़माने में टीवी में तो और कुछ आता नहीं था, संडे को रामायण आता था, बाद में सोनी टीवी ने भी टेलीकास्ट किया था, तो रामायण देखने का अलग ही क्रेज था। और खासकर जब बैटल चालू होता है ना, जब राम जी निकलते हैं, है ना, मतलब जब लंका की तरफ जाते हैं, वो वहाँ से लेके पूरा एंड तक तो मैंने कई बार देखा रिपीट में। एनीवेज, तो ये बो एंड एरो का अरेंजमेंट, ये है बो, ठीक, बो स्ट्रिंग, और ये एरो, बो स्ट्रिंग और ये है एरो। तो सर ये क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है बच्चों? देखिए, एक तो हमने सीखा पोजीशन, ये है कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम। अभी तक जो एग्जांपल्स आप देख रहे थे वो कहीं ना कहीं पोजीशन से रिलेटेड थे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम चेंज कर रहे थे अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पे अर्थ की बात बार बार आ रही थी, अर्थ अर्थ अर्थ, बार बार अर्थ की बात आ रही थी। यहाँ पर नहीं आई। आपने क्या किया है, जो ये स्ट्रिंग पहले इस पोजीशन पे था, भाई ये इलास्टिक है ना, इसको आप खींच सकते हो, इसको इस डायरेक्शन में खींच करके स्ट्रिंग को आप अब यहां पर लाए, स्ट्रिंग को आप अब यहां पर ले आए, स्ट्रिंग को आपने खींच दिया। अब आप जरा खुद ही सोचिए, अगर आपके पास कोई एक रबर बैंड है, उसको आप अगर ऐसा खींचोगे, रबर बैंड को अगर आप खींचोगे, ठीक है, मान लो इस एंड को आपने फिक्स रखा, मैं थोड़ा बड़ा हो जाता हूँ ना, ये रबर बैंड का इस एंड को आपने फिक्स रखा और यहां से आप खींचते गए रबर बैंड को, जब आप छोड़ोगे तो क्या होगा? तो वो वापस आएगा। बस यही है एक्शन। जब कभी भी आप इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं, इनफैक्ट सब चीज इलास्टिक है, एक सर्टेन लेवल पे हर चीज इलास्टिक है, जो सॉलिड दिख रहा है वो भी इलास्टिक है। इसको भी मैं थोड़ा सा खींच सकता हूँ, हल्का सा खींच सकता हूँ, थोड़ा सा इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में भी स्पेसिंग आएगी। हर चीज हल्की फुल्की तो इलास्टिक होती ही है। उसी प्रकार से यहाँ पे तो हम स्ट्रिंग की बात कर रहे थे, ये तो इलास्टिक है ही, ठीक है जी। अब जब हम इसको खींचते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है सर? इसमें आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी। किसकी? पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। जरा मैं हाईलाइट कर लूं, और ये पोटेंशियल एनर्जी किस में आ गई सर? ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई सर स्ट्रिंग में। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, ये स्ट्रिंग जो है अटैच्ड है, किससे अटैच्ड है? तो बच्चों ये स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पर एरो से अटैच्ड है, ये ARROW, ठीक है, एरो से अटैच्ड है। इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कर लेते हैं। और सर ये स्ट्रिंग जो है अपनी पोटेंशियल एनर्जी दान कर सकती है एरो को, क्योंकि वो एरो के संपर्क में। तो जैसे ही आप यहां से ऐसा आपने खींचा, ठीक है, ऐसा खींचा आपने और ये छोड़ा,
तो ये स्ट्रिंग की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किसको मिल जाएगी, एरो को मिल जाएगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, तो बच्चों वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। ये तीर जो है आगे बढ़ जाएगा, बड़ा तेजी से निकलेगा। RRR देखा कि नहीं तुम लोगों ने, पिक्चर भी देखा, थोड़ा एंजॉय किया करो लाइफ में, बढ़िया सीन था यार वो वाला, मतलब एंड सीन जोरदार था, आखिरी के हाफ एन आवर मजेदार थे। रामचरण और जूनियर NTR ने, मतलब मजा आ गया, मतलब स्वाद आ गया मूवी देख के भाई। एनीवेज, तो यहां पर भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। पर बच्चों यहां पर एक चीज मैं डिफरेंशिएट करना चाहूंगा, यहां पर जिस पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं वो एक खास प्रकार का पोटेंशियल एनर्जी है। यहां पर धरती का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है, अर्थ का कोई जिक्र नहीं है ना, ग्रेविटेशन का कोई जिक्र नहीं है। यहां पर एक नई प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी हमने अभी समझी, जिसको हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। रबर बैंड ले लो। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, पता नहीं तुम लोगों ने किया नहीं, एक उंगली में इधर रबर बैंड, ये हम लोग क्लास में बहुत करते थे, ठीक है, और कागज के टुकड़े लेते थे, उसको ऐसे सब मोड़ते थे, ठीक है, कुछ मोड़े, और ये दो उंगली के बीच में यहाँ पे रबर बैंड को फंसाया और ऐसा कागज के टुकड़े को खींचते थे, ऐसा खींच करके छोड़ते थे, तो तुरंत जा करके लगता था। कौन सी एनर्जी, जब आप उसको खींच रहे हो, गुलेल समझते हो, स्लिंग शॉट समझते हो, तो वहां पर क्या होता है, जब आप खींचते हैं ना उसको, ये दो उंगली के बीच में रबर बैंड को रखो और यहाँ पे कागज के टुकड़े को लगाओ, अच्छा मोटा कागज का टुकड़ा होगा तो सामने वाले को लगेगा जोर से, ऐसा करना मत, ठीक है। खींचे, जैसे ही आपने उसको खींच लिया तो उसमें कौन सी एनर्जी आ गई सर, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एक और नए प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी अभी आपने समझी, क्या, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एक और चीज पूछूंगा मैं, चलो ये भी बताओ आप। मान लो ये वॉल है, हाँ सर मान लिए वॉल है, ये ज़मीन है, ओके सर, और ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग का रिलैक्स्ड पोजीशन है, ठीक, और यहां पर मैं रख देता हूं एक ब्लॉक को, हाँ सर ठीक है। अब एक बात बताओ आप, इसके थोड़ी देर बाद जस्ट थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा समय लगता है यार मुझे ये सब ड्रॉ करने में, अब बताना क्या होगा, मुझे बताना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दिखी कि नहीं दिखी, ठीक है। हाँ बच्चों बताइए, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दिखी कि नहीं दिखी, कमेंट करके बताइए मुझे। हमने यहां पर क्या किया है, ब्लॉक को पुश किया है सर अंदर, हाँ यहां पे पुश किया है आपने, ठीक, पुश करने से क्या हुआ सर, यहां पर तो स्प्रिंग बिल्कुल रिलैक्स था, मस्त था, कोई टेंशन नहीं था स्प्रिंग को, लेकिन यहां पर सर हमने ना स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, और जैसे ही आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया कुछ अमाउंट से, मान लो इतने अमाउंट से, एक्स अमाउंट से, तो ऑटोमेटिकली ये जो अवस्था है ना स्प्रिंग की, अवस्था को अंग्रेजी में हम कहते हैं स्टेट, ये जिस स्टेट में है स्प्रिंग अभी, इसमें ऑटोमेटिकली एक एनर्जी आ जाता है, इसी एनर्जी को हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल, अरे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा सर एक बात बताइए, यहाँ पे तो आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, तो स्प्रिंग को अगर मैं खींचूं, अगर मैं इसको इस तरफ पुल करता तो क्या होता, तो जब आप पुल करके उसको पकड़े रहते ना तब भी उसमें एनर्जी रहती, कौन सी एनर्जी रहती, तब भी उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी रहती। तो जब कभी भी आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं या स्प्रिंग को, और एक क्या बोलेंगे, एक्सपैंड करते हैं, ऐसा लिख देता हूं मैं, एक्सपैंड, दोनों ही परिस्थितियों में एक एनर्जी जो है आपको दिखाई देता है, वो एनर्जी कौन सी है, तो वो एनर्जी है बच्चों इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मेरे ख्याल में ये चीज अब आपको क्लियर हो गई, देखिए इसके बहुत सारे, एक तो गुलेल वाला एग्जांपल हो गया, एक रबर बैंड हो गया, दोनों उंगली के बीच में रबर बैंड को ऐसा फंसाया, ऐसा खींचे, कागज का टुकड़ा रखे, छोड़ दिए, ठीक है, वहां पे कागज का टुकड़ा, यहाँ पे क्या है, एरो है, बस यही तो अंतर। देखो आज के लेक्चर में मैं चाहता हूँ आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ जाओ। कई बच्चे क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी मतलब ऑब्जेक्ट को हाइट पर लेके गए, ये सोचते, वो ये नहीं सोचते कि यहाँ पर वो एरो का जो अरेंजमेंट है ये भी पोटेंशियल एनर्जी, बस फर्क ये है ये कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, तो सिस्टम में जो इलास्टिसिटी है वो काम में आ रही है। ओके, वैसे एक और होता है ये पोटेंशियल एनर्जी, बताएंगे आपको, थोड़ा समराइज करेंगे आखिरी में। इसको देखिए सर, एनिमेशन तो जोरदार लग रहा है, चलो देख, व्हेन अ गन इज लोडेड, गन को लोड करना है, ये गन है, ये गन है, चलो ऐसा खींचते हैं, हीरो लोग को देखे होगे ना पिक्चर में, ये ऐसा लोड, ठीक, जब हम गन लोड करते हैं तो स्प्रिंग क्या होता है, कंप्रेस होता है। जरा यहाँ पे देखो, ये गन को अभी लोड करेंगे, रुको शूट हो जाने दो, ये जिप है चलते रहेगा वो,
ये खींचा हमने, ये स्प्रिंग दिखा आपको लोड होते हुए, हाँ ये स्प्रिंग कंप्रेस हुआ। बात समझ में आ रहा है? बाय पुलिंग द ट्रिगर द स्प्रिंग रिलैक्सेस वाया एक्सपैंडिंग विच पुशेस ऑन द बुलेट। अब देखिए, अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें दिख रही हैं हमको। अरे यार जूम करूंगा तो आपको एनिमेशन चलेगा नहीं। आप इससे समझो, यहाँ पे बुलेट्स हैं, ठीक है, ये स्प्रिंग पहले से दबा हुआ है ना, देखिए अब ये एक्सपैंड हो रहा है और एक बुलेट ऊपर चढ़ गया, अब ये आ गया लाइन में, ठीक। देखो फिर से देखना, ये स्प्रिंग ऊपर जाएगा, शूट हो जाने दो, फिर इस स्प्रिंग की भी मैं बात करूंगा। ये देखो स्प्रिंग एक्सपैंड हो गया, होगा एक्सपैंड होगा और ये बुलेट चढ़ जाएगा ऊपर, ये सिस्टम में आ गया, ये शूट भी हो जाएगा और ये जो छल्ला है वो निकल करके बाहर चले जाएगा। और छल्ला गिरता है ना, एनसीसी वाले जो हैं वो समझ गए होंगे छल्ला मतलब क्या होता है। अच्छा यहाँ वाले स्प्रिंग को देखिए, ये तो एक्सपैंड हो रहा है, यहाँ वाले स्प्रिंग को देखिए आप, ये धीरे से आपको एक्सपैंड होते हुए दिखेगा और वो इस लीवर से कनेक्टेड है, इस मैकेनिज्म से। ये मैकेनिज्म ऐसा हुआ, ये स्प्रिंग एक्सपैंड हुआ, दिखा नहीं दिखा? चलो दिखाते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो, ये एक्सपैंड होगा और ये लीवर इधर जाएगा, ये यहाँ से निकला अंदर का हिसाब किताब। समझ में आई बात? ये होती है कहानी। तो जो स्प्रिंग वाला मैं एग्जांपल बता रहा हूँ ना, यहाँ पर हर जगह यहाँ पर कौन सी एनर्जी काम में आ रही है सर? ये तो कौन सी एनर्जी, यहाँ पर भी, ये देखो यहाँ पर दो स्प्रिंग है ना, ये भी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। भाई ये सब दिखाने का मतलब ये आप एनर्जीज के बीच में डिफरेंशिएट कर पाओ, कहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, कहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। उम्मीद करता हूँ इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे। हाँ सर समझ गए, आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलो, तो हमने दो प्रकार की एनर्जीज तो समझा, दो एनर्जीज मतलब पोटेंशियल एनर्जी के ही दो पहलू हमने समझा। एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये देखिए, और दूसरा है इलास्टिक पोटेंशियल, ठीक। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और इसको फाइनलाइज करते हैं, देखते हैं। नोट्स वोट्स का मैं कुछ जुगाड़ कर रहा हूँ, देखते हैं, नहीं तो इसको एप्लीकेशन में ही अपलोड कर दूंगा, आप सब वहां से एक्सेस कर सकते हो। तो जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना। और काफ़ी देर हो गई है यार, मैं एक चीज़ तो कहना आपसे भूल ही गया। अगर वीडियो में आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है ना उसको ज़रूर दबाना, जिससे कि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है जी। अच्छा सर वापस से, हाँ यहाँ पे आ गए। पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ सेपरेशन ऑफ टू बॉडीज। देखिए जब भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, एक से काम नहीं, दो बॉडीज रहेंगी। अर्थ में भी, अर्थ एक बॉडी है, हम सब अलग अलग बॉडीज हैं, ठीक है। तो हम सब के बीच में एक एनर्जी है कॉमन, विच अट्रैक्ट ईच अदर थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। एक दूसरे से कैसे बातें कर सकती हैं, कैसे एक दूसरे पर फोर्स लगा सकती हैं? ग्रेविटी के कारण। बात समझ में है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड है। दूसरी होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जनरली यहाँ पर आप स्प्रिंग्स के केसेस देखोगे, एक बो एंड एरो भी मैंने बताया, वो खैर स्प्रिंग तो नहीं है बट क्योंकि इलास्टिक है तो वहां पर भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आती है। उस बात को अच्छे से समझो आप, ठीक है। तीसरा होता है जो कि आप 12वीं कक्षा में पढ़ेंगे, वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों अगर झटपट समझाना है तो मान लीजिए यहाँ पर एक बॉडी, यहाँ पर एक और बॉडी है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ये जो बॉडी है उसमें एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये जो बॉडी है इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये दोनों क्या करेंगी? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर ये जो बॉडीज होती है अपने इर्द गिर्द, अपने जो स्पेस है ना, अपने इर्द गिर्द जो स्पेस है वहाँ पर एक फील्ड क्रिएट कर लेती है। क्या सर फील्ड? ये थोड़ी देर पहले आपने बोला था कुछ फील्ड, ये कौन सी फील्ड है? मैं बताता हूँ अभी। इस फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अभी फिर छोटा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ। अभी तो ग्रेविटेशनल फील्ड के द्वारा एक मास दूसरे मास पे फोर्स लगा रहा था, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के द्वारा एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। बॉडी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बॉडी में ही चार्ज लगता है, राइट। और जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, 2 चार्ज होते हैं, 3 चार्ज होते हैं, तो वो पूरे के पूरे सिस्टम में एक एनर्जी आती है, उसी एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब चिंता मत करो, 12वीं कक्षा में अगर मिलना हुआ आपका और मेरा तो इस एनर्जी के बारे में भी बात करेंगे। वैसे कई टीचर्स आपसे एक चीज़ बोलेंगे कि अगर आपने 11वीं कक्षा में ग्रेविटेशन के चैप्टर को अच्छे से समझ लिया ना, तो आप यकीन मानिए जो 12th में आपके शुरू के 2-3 चैप्टर रहेंगे वो आपके लिए बहुत आसान बन जाएंगे।
क्योंकि फॉर्मूले का अप्रोच देखेंगे, सोचने का तरीका देखेंगे, काफ़ी कुछ सेम है। क्योंकि बस ग्रेविटेशन में ऐसा है कि सिर्फ अट्रैक्शन होता है। दो अगर बॉडीज़ हैं, अगर इस ग्लास को मैं ले लूँ और मैं अपने आप को ले लूँ, तो हम दोनों के बीच में क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसके पास भी मास है, मेरे पास भी मास है। लेकिन जब ऐसी बॉडीज़ की हम बात करते हैं जिसमें किसी में पॉजिटिव चार्ज है, तो वो रिपल्शन होता है। नेगेटिव चार्ज है किसी भी बॉडी में, तो रिपल्शन होता है। हाँ, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो वहाँ पर अट्रैक्शन होता है। ये चीज़ होती है, ठीक है। अब सब समझाएंगे, बहुत कुछ है। ठीक है सर, ये भी समझ गए, आगे बढ़े। और जो एम जी एच की हम बात कर रहे थे उसको फटाफट समझते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल के ज़रिए। ठीक, अब मैं चालू कर रहा हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्षमा करना, थोड़ा सा क्या है, पहला लेक्चर है पोटेंशियल एनर्जी का, मैं चाहता था आपका अच्छे से अच्छा परिचय उसके साथ हो जाए, इसलिए थोड़ा समय लिया मैंने, राइट। और वैसे हमेशा मेरा ये सुझाव रहेगा कि वीडियो की स्पीड बढ़ा करके आप देखें, अपना समय बचाएं, ओके, कोई दिक्कत नहीं। क्या होती है सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी के? तो जीपीई ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी possessed by the body by virtue of its position above the surface of earth। देखो, बिल्कुल जब भी आप जीपीई की बात करोगे ना, तो अर्थ तो आएगा ही पिक्चर में, ठीक, ग्रेविटेशन की बात कर। और दूसरा, जब आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स की बात करोगे जिसको आप खींच सकते हो, खींच करके कुछ कार्य कर सकते हो, तो वहां पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पिक्चर में आएगा। अच्छा, एक काम करते हैं सर, सरफेस बनाते हैं। अर्थ का सरफेस ये लो, मैंने बना दिया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखो सर। ये ऑब्जेक्ट जो है ना, उसका मास है m। बहुत बढ़िया। अगर m मास है तो धरती नीचे, हाँ सर, तो धरती उसको कितने फोर्स के साथ खींचेगी सर? mg फोर्स के साथ खींचेगी। बाय द वे, mg मतलब वेट है, वेट अपने आप में एक फोर्स। अब बच्चों, हमने अभी तक ये जाना है कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में अब बस आप ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करो, ऐसा नहीं, अर्थ के ग्रेविटी के अगेंस्ट, मतलब ऊपर लेके जाना है आपको। ऊपर लेके गए कितने हाइट तक सर? h हाइट तक ऊपर लेके गए, मतलब यहां पे हम 1 से 2 तक गए, ठीक है। तो हमने क्या किया सर? हमने वर्क किया। तो सर एक काम करते हैं, हम जानते हैं वर्क इज एनर्जी, एनर्जी इज वर्क। तो एक काम करते हैं सर, यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेते हैं। एनर्जी रहेगी तो वर्क करेगा, और वर्क से एनर्जी स्टोर होती है, यही कॉन्सेप्ट है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं सर। कैसे लगाओगे? तो हम सर एक काम करते हैं, 1 से 2 तक ले जाने में जो कार्य लगा, जितना भी कार्य लगेगा यहाँ पर उतनी एनर्जी उसकी स्टोर हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही है, इसी कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। W 1 से 2 हम लिखते हैं। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 में लेकर के जाना है, तो मुझे सर मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे एक फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि सर ये तो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ये तो उसको हमेशा रोक के रखेगा। अगर मुझे इसको ऊपर लेके जाना है तो मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और ये जो फोर्स है ये उसको लिफ्ट करेगा पोजीशन 1 से 2 में, ठीक है, बिना किसी एक्सेलरेशन के। बिना किसी एक्सेलरेशन में थोड़ा सा फंस जाते हैं लोग, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप जो फोर्स लगाएंगे, ये ऐसा मैं एक डायरेक्शन बना देता हूँ, ठीक है, ये है फोर्स एक्सटर्नल फोर्स आप लगाएंगे। ये जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल इस mg के बराबर रहेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा आ जाएगा तो फिर ऊपर की दिशा में एक एक्सेलरेशन मिल जाएगा, नहीं, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, बस डायरेक्शन mg के अपोजिट रहेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? mg रहेगा। और इसका डायरेक्शन कहाँ रहेगा? तो सर ये आपने सिखाया था हमें कि सर जो वर्टिकल डायरेक्शन होता है उसमें नीचे की तरफ हम लिखते हैं माइनस जे कैप। देखो मैं बिल्कुल वेक्टर्स को फॉलो करता हूँ ना। और जो ऊपर की तरफ होता है सर, वो होता है प्लस जे कैप। सीख लो इसको। तो ये कहाँ पे है? एफ एक्सटर्नल। सर ये एफ एक्सटर्नल है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ क्या होता है बच्चों? सर प्लस जे कैप होता है, तो उसका डायरेक्शन हो जाएगा प्लस जे कैप। समझ गए? हाँ सर, ठीक। वैसे एक और तरीका है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करना ही है, आप देख लो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना बन रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। मुझे ये ज़्यादा पसंद है, मैं इसको फॉलो करता हूँ, ठीक, ओके। दूसरा डेल्टा वाई क्या है सर? ये है डेल्टा वाई, वाई डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो डेल्टा वाई लिख दिया, ठीक है। डेल्टा वाई मतलब ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है डेल्टा वाई। समझ गए? हाँ सर समझ गए। चलो अब एक काम करते हैं, डेल्टा वाई को देखो। डेल्टा वाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। कौन सा? ऊपर की दिशा में। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है सर? ये एच के बराबर है मैग्नीट्यूड, और इसका जो डायरेक्शन है वो भी क्योंकि ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो प्लस जे कैप हो जाएगा। इतनी सारी चीजें जब हो जाती है, देखो आप चाहो तो कितना भी आरजीबी फोर्स लगा सकते हो, अनलिमिटेड फोर्स लगा सकते हो। क्यों लगाओगे? ठीक, आपको उसको जीरो एक्सेलरेशन के साथ ऊपर डिस्प्लेस करना है, ठीक, जीरो एक्सेलरेशन के साथ। प्योर पोजीशन की बात कर रहे हैं, अगर आप कुछ वेलोसिटी के साथ कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी,
ठीक, जीरो एक्सेलरेशन के साथ कर रहा है। ओके, तो ये दोनों फोर्सेस का सेम होना बहुत जरूरी है। अब जब हम यहां पर इन सारी वैल्यूज को प्लग इन करते हैं, एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड सर mg लिखो, डायरेक्शन सर प्लस जे कैप, डॉट लगाते हैं सर, और डेल्टा वाई का मैग्नीट्यूड सर h है, लिखो, डायरेक्शन सर प्लस जे कैप लिखो। अल्टीमेटली इसको सॉल्व करोगे तो आप जानते हो यूनिट वेक्टर्स आई जे जे के कितना होता है सर 1 होता है, तो क्या बच जाएगा सर mg और h बच जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये जो mgh है क्या है, ये असल में आपने जो कार्य किया है ना उसको 1 से 2 तक ले जाने में ये वो कार्य है, और ये कार्य जो है किस रूप में हमको मिलता है, ठीक है, यही कार्य जो है आप कह सकते हो कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, राइट। दिस वर्क डन, मेरे ख्याल में मैं थोड़ा हिंदी में बता नहीं पा रहा हूं आपको, सही शब्द यह है, दिस वर्क मैनिफेस्ट, ठीक है, उजागर होता है एक रूप लेके, एनर्जी का एक रूप लेके, और उस एनर्जी के रूप को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। दिस वर्क डन, लिसन टू दिस वंस अगेन, दिस वर्क डन मैनिफेस्ट, ठीक है, एकदम उत्पन्न होना, उजागर होना, मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये mgh कहां से आया, समझ में आया, ठीक। आप ये भी कह सकते थे सर एक्सटर्नल फोर्स ऊपर है, बहुत बढ़िया, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, बहुत बढ़िया, हम चाहें तो एक्सटर्नल फोर्स के लिए mg लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड में, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लिख सकते हैं h, और दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल 0 डिग्री है तो cos 0, तो यहां से भी mgh आ जाता, बिल्कुल सही है आपका। ऐसा कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर है, आप जो भी अप्रोच को फॉलो करना चाहते हो, ठीक। थोड़ा सा वेक्टर्स से प्रेम है इसीलिए मैं कर देता हूँ ये सब चीज़ें, ठीक। एनीवेज लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सर इसको जैसे काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिनोट किया था सर, कैपिटल के से, वैसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारे पास कैपिटल यू, तो यू बराबर mgh, समझ गए। वैसे फिलहाल mgh लिखो, देखो हमको मेन डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं, हमको डिफरेंस चाहिए, क्योंकि हम एक रेफरेंस लेके चलते हैं। एनीवे उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ चुके हैं। अब देखिए, हो सकता है आपके मन में आए कि सर यहाँ पे ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी, तो अगर आप h को 0 पुट कर दोगे तो आपको ग्राउंड पे भी पोटेंशियल एनर्जी का पता चल जाएगा, कितना 0 हो जाएगा, ठीक। ये हुई बात ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। अब उम्मीद करता हूं आप अगर वीडियो को यहां तक देख लियो तो भाई आप में बहुत बहुत पेशेंस है, बहुत पेशेंस है। 42 मिनट 30 सेकेंड हो चुके हैं, और अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो भाई उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं और भी लेकर के आऊँगा, ठीक है। बड़ी मेहनत लगती है यार ये सब बनाने में, आप देख ही रहे हो, ये जो कंटेंट है अलग लेवल का कंटेंट है, और ये सब नोट्स में कैसे अवेलेबल कराएंगे मैं देखता हूँ। और कुछ भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करना, बताना मुझे, राइट। और मैं चाहता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भाई आप किसी भी चैप्टर के किसी भी मेरे वीडियो को देखते हो, उस चैप्टर के पहले वीडियो से लेकर आखिरी वीडियो तक सब कुछ देखो, हर चीज़ जो है वो कनेक्टेड है, तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। बाकी स्पीड हमेशा बढ़ा करके देखना, समय ख़राब मत करना, राइट। 1.25 कर लो, बढ़िया स्पीड है, मैं भी आराम से, आप आराम से सारी चीज़ें कवर कर लोगे। तो अगले सेशन में क्या होगा, अगले सेशन में मैं ज़रा आपको बता देता हूँ, अगले सेशन में हम करने वाले हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बीच में तुलना। पहले तो उन दोनों को समझना है, फिर एक कंपैरिजन देखेंगे, फिर कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए हम समझेंगे कि कौन से फोर्सेस कंजर्वेटिव है कौन से नहीं, राइट। बड़ा मज़ा आएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, एंड we'll see you all in the next class. Thank you for watching. Good day.